जी अस्सलाम वालेकुम। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आज हम उसी के मुतालिक बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसमें रेडियो थेरेपी का वर्ड यूज़ कर रहा है। मेडिसिन या मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जो रेडियो थेरेपी है ये किस तरह से एडवांसमेंट और एडवांटेज देती है ट्रीटमेंट के लिए। देखिए इसमें दो आपके पास ऑप्शन है। एक तो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनमें से नेचुरली जो है वो रेज एमिट होती हैं और वो एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। ये नेचुरली एग्जिस्ट भी करते हैं और ये आर्टिफिशियली भी जनरेट किए जा सकते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से रेज एमिट होती हैं। वो रेज अल्फ़ा रेज हो सकती हैं, बीटा रेज हो सकती हैं, गैमा रेज हो सकती हैं। मतलब ये जो रेज हैं इनका आगे एप्लीकेशंस इनकी क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है मेडिकल इंडस्ट्री में। कैंसर सेल्स जो होते हैं, अब कैंसर सेल्स बच्चों ऐसे सेल्स होते हैं जो नॉर्मल सेल्स नहीं होते। उन सेल्स के जो डीएनए होता है जिसने सेल की डिवीजन्स को कंट्रोल करना, यानी डीएनए जो है उसने तमाम जो है वो प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो उसमें एक सेल जो है उसने दो सेल में जब डिवाइड होना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोटीन्स हैं सेल साइकिल से रिलेटेड, उसमें अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, वो प्रोटीन नॉर्मल नहीं बनती, तो फिर जो सेल साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। यानी सेल्स डिवाइड होते हैं, कंट्रोल्ड नहीं होते। कंट्रोल्ड मैनर से सेल्स डिवाइड नहीं होते बल्कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल्स की उनको मैच्योर होने नहीं देती, फंक्शनल होने नहीं देती, और वो सेल जो हैं वो एक क्लस्टर बना लेते हैं। तो वही जो मेल फंक्शनल या आप कह लें कि इमेच्योर सेल्स हैं, नॉन फंक्शनल हैं, उनको आप कैंसर सेल्स कह सकते हैं। ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के नतीजे में बनते हैं। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कब होती है? जब मतलब कोई डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाए, वो उस डीएनए के उस हिस्से के अंदर चेंज आ जाए जिसने सेल साइकिल को रेगुलेट करवाना है, कंट्रोल करना है। तो अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इन सेल्स को बॉडी से ख़त्म करना है। हो सकता है ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है ये कोई जिस्म के किसी और हिस्से में कोई सेल जो हैं उनके अंदर कोई डीएनए के अंदर चेंज आने की वजह से वो सेल्स वहाँ पे अब नॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं। उन सेल्स को रिमूव करना है, बॉडी से ख़त्म करना है। तो उसके लिए देखें एक जो तरीकाकार है वो है रेडियो थेरेपी। इस ट्रीटमेंट के मुताबिक जो है रेडियो थेरेपी कुछ रेज एमिट होती हैं उन एलिमेंट्स के अंदर। ट्रीटमेंट अगर तो स्किन कैंसर है, अगर तो सुपरफिशियल यानी बहुत डीप वो जो कैंसर सेल्स हैं वो बॉडी में मौजूद नहीं है, सुपरफिशियली यानी स्किन के सेल्स हैं, तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिव रेज नहीं चाहिए, यानी ऐसी रेज नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट कर सकें बॉडी में। लेस पेनिट्रेटिंग रेज यानी बीटा रेडिएशंस रिक्वायर्ड है। और उनके लिए जो आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो फास्फोरस 32 है और स्ट्रोंशियम 90 है। ये जो 32 और 90 है ये इनके एटॉमिक मैसेज हैं। आपको पता है कि आइसोटोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? आप कह सकते हैं कि एक एलिमेंट जिसमें एटम्स जो हैं वो डिफरेंट मैस नंबर की बुनियाद पे हों, यानी एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो अब मैस नंबर की बुनियाद पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और उनका एटॉमिक नंबर सेम है, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन के 12, 13, 14, ये 12, 13, 14 जो है ये इनके क्या हैं? मैस नंबर हैं, उसकी बुनियाद पे ये डिफरेंट है। और मैस नंबर इनमें क्यों डिफरेंट होता है आइसोटोप्स में? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होते हैं जिस वजह से ये आइसोटोप जन्म लेते हैं। खैर ये जो टॉपिक है ये भी इंशाल्लाह अपलोड होगा आइसोटोप से रिलेटेड। अभी फ़िलवक्त हमने फोकस ये करना है कि जो ये आइसोटोप्स हैं, फास्फोरस का आइसोटोप 32 मैस वाला और स्ट्रोंशियम का 90 वाला, यानी फास्फोरस से रिलेटेड और भी हो सकता है कि मैसेज वाले एटम्स मौजूद हों, लेकिन जो 32 है जिसका मैस नंबर 32 है वो वाला आइसोटोप जो है वो बीटा रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। स्ट्रोंशियम 90 जिसका मैस है, स्ट्रोंशियम एक एलिमेंट है और वो बीटा रेडिएशंस खारिज करता है। ये बीटा रेडिएशंस बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट जिस्म में नहीं करती हैं, लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं। और इससे वो जो कैंसर सेल्स हैं स्किन के अंदर जो स्किन में कोई कैंसर
कोई स्किन कैंसर है, वो सेल्स हैं वो डैमेज कर रहे हैं, मज़ीद नियर बाय सेल्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ख़त्म करवाया जाता है। इन रेज़ को उसके ऊपर कंट्रोल्ड रेज़ को स्ट्राइक करवाया जाता है। इन रेज़ को उन कैंसर सेल्स के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करवाया जाता है, उनके ऊपर उनको फेंका जाता है एक लिमिटेड अमाउंट में ख़ास जगह के ऊपर, और वो सेल जो है वो फिर जो कैंसर सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बात करूं बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं उनको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, तो उसमें आइसोटोप लेना है आपने कोबाल्ट 60। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन कतई नहीं है, ये कार्बन के साथ स्मॉल लेटर ऑक्सीजन है, ये कोबाल्ट एक एलिमेंट है। अगर आप आइसोटोप कोबाल्ट का लेते हैं और उसका मैच नंबर 60, यानी ये आइसोटोप कोबाल्ट का 60 लेते हैं, तो उससे स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग रेज पैदा होती हैं, और ये गैमा रेज हैं। गैमा रेज के अंदर पॉबिलिटी होती है, इनमें सलाहियत होती है कि ये अंदर तक नफूज कर सकती हैं, अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, अंदर तक जिस्म के धंस सकती हैं। यानी इनका जो आप कह लें कि किसी जिस्म के अंदर सरायत करने की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा रेडिएशंस, जो कि फास्फोरस और स्ट्रांशियम से पैदा होती हैं। अब जो गैमा रेज हैं ये कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है उससे पैदा होती हैं, और ये जिस्म के अंदर वाली साइड पे अगर कोई कैंसर है, कैंसर वाले सेल्स हैं, तो उनको ये ख़त्म करते हैं। ये रेज़ भी उन कैंसर सेल्स के ऊपर फेंकी जाती हैं, स्ट्राइक करवाई जाती हैं ख़ास अमाउंट में, और टारगेट जगह पे जहाँ पे कैंसर सेल्स हैं, और उस तरह से वो कैंसर सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से ये ट्रीटमेंट जो है रेडियोथेरेपी का ये किया जाता है। इसमें बच्चों दो ऑप्शंस हैं, लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस और स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, यानी कम जो अंदर तक जाती हैं और ज़्यादा अंदर तक जो जिस्म के नफूज कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं, उससे कोबाल्ट 60 उसमें इन्वॉल्व है। सेकंड आपके पास जो इस्तेमाल है आइसोटोप्स का, उसके अंदर ट्रेसर्स हैं। ट्रेसर होता है पता चलाने वाले, बताते हैं, पता चलाते हैं। फॉर डायग्नोस होता है मतलब ये पता चलाना, इसको आप पता चलाने की या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर डायग्नोसिस एज ए ट्रेसर, यानी डिटेक्ट करते हैं कोई किसी बीमारी की तशखीस के लिए। डायग्नोस आप कहते हैं ना, डॉक्टर के पास कि जाते हैं तो वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के मदद से कोई डायग्नोस यानी तशखीस करता है कि ये बीमारी जो है, ये इसकी ओरिजिन क्या है, ये किस किस्म की बीमारी है, और इसका ट्रीटमेंट वगैरह सारा बताया जाता है, तो वो है डायग्नोसिस। नेक्स्ट जो ये ट्रेसर जो बात कर रहे हैं हम लोग, कि ट्रेसर मतलब ये पता चलाना, तशखीस करना किसी बीमारी की, कोई एबनॉर्मेलिटी है जिस्म के अंदर, लाइक डायग्नोस द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। अब ट्यूमर कहते हैं कोई ऐसा मैस ऑफ सेल्स जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के नतीजे में बनता है, ठीक है, उसे रसोली उर्दू में बोलते हैं। या ट्यूमर जैसे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन के कुछ सेल्स जो हैं उनके अंदर डीएनए के अंदर कोई चेंज आ गया, तो उसमें चेंज की वजह से अब वो सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवाइड होते जा रहे हैं। अब उनको सेल्स को टाइम नहीं मिल रहा कि वो मैच्योर होकर फंक्शनल हों, वो कंट्रोल्ड एंड डिवाइड एंड रीडिवाइड होते जा रहे हैं, और वो एक मैस ऑफ सेल्स बना रहे हैं, एक सेल का क्लस्टर बना रहे हैं, गुच्छा बना रहे हैं सेल्स का, उसको आप ट्यूमर कहते हैं। और वो नॉन फंक्शनल है, वो आपके जिस्म से सिर्फ एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो उसको रिमूव करना है। हो सकता है वो बाद में पेनफुल और ज़्यादा नियर बाय सेल्स को भी पे हमला करके जो है उनको भी डैमेज करे। तो इन सेल्स को ख़त्म करने के लिए, या एटलीस्ट यहाँ पे चूँकि ट्रेसर की हम जो है वो एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो इन सेल्स का पता चलाना ट्यूमर का, हो सकता है वो ब्रेन ट्यूमर है, हो सकता है वो किसी ग्लैंड के अंदर जो है वो उन सेल्स के अंदर जो है कैंसर पैदा हो। तो यहाँ पे जो वो एग्जांपल दे रहा है कि कैसे आप जिस्म के अंदर कुछ कोई कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं या कोई नॉर्मेलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं। आयोडीन 131, अब आयोडीन 131 जो है, ये 131 इसका मैस है, ये यानी चूँकि आइसोटोप की बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं, तो आइसोटोप की बुनियाद ही मैस नंबर है, ठीक है। मैस डिफरेंट होता है, एक एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स की टाइप्स हैं वो सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस सिर्फ मैस नंबर का होता है। अब ये देखें कि आयोडीन का कौन सा आइसोटोप लिया, कौन सा मैच नंबर वाला उसने जो है एटम लिया, 131। इसके अंदर से आयोडीन 131 में एबिलिटी होती है कि ये
बता सकता है, डिटेक्ट कर सकता है आपके अगर जो है जिस्म के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी, ख़ास तौर पे यहाँ एग्जांपल गोइटर की दे रहे हैं। अब गोइटर एक अबनॉर्मेलिटी है, ये कैसी होती है? थायराइड ग्लैंड, आपके गले के अंदर एक ग्लैंड होता है, नेक रीजन के अंदर एक ग्लैंड होता है जो कि आयोडीन से रिलेटेड और थायरॉक्सन वगैरह जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हार्मोन्स जो हैं वो बाद में डिफरेंट, यानी रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिक डिफरेंट रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो आयोडीन जो है अगर उसकी कमी हो जाती है जिस्म में, तो उसकी कमी की वजह से क्वार्टर जो ये थायराइड ग्लैंड है आपके गले में, ये एबनॉर्मल वर्किंग स्टार्ट कर देता है, जिससे ये स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है। इस एबनॉर्मल कंडीशन को गोइटर कहते हैं। कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ गोइटर? तो गोइटर जो है एक्चुअली ये एबनॉर्मल कंडीशन है थायराइड ग्लैंड की, यानी थायराइड ग्लैंड का ख़राब हो जाना, नॉर्मल या फंक्शनल ना रहना, या फिज़िकली वो एबनॉर्मल स्टेट में हो, या हो सकता है वो फंक्शनल दोबारा उसको ट्रीट करके फंक्शनल किया जा सके। बहरहाल ये प्रॉब्लम आती क्यों है? आयोडीन की कमी की वजह से जो है आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर वर्किंग करता है, जिसकी वजह से मतलब ये सोलन और ये कंडीशन जो है इसको गोइटर कहते हैं। इसको डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयोडीन 131। टेक्नेटियम सेकंड जो है इसने यहाँ पे डायग्नोस के लिए इस्तेमाल किया है। ये भी जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो बोन की जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर करता है। बोन अगर ब्रेक हो गई है, या अगर आप बोन का जायज़ा लेना चाह रहे हैं कि वो उसकी ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं है, तो डिफरेंट एक्सरेज वगैरह, सीटी स्कैन या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं उस दौरान जो है वो कुछ केमिकल्स, कुछ आप मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, और उसमें टेक्नेटियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इस्तेमाल करके आप जो है वो बोन को चेक कर सकते हैं कि उनकी ग्रोथ किस हद तक जो है वो हो रही है, नॉर्मल है या इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी मौजूद है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बच्चों को ये टॉपिक जो है वो लगता है। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस जो हैं, यानी आप कह लें कि इसके अंदर एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए फॉसिल्स का सबसे पहले आप देख लें क्या होता है। फॉसिल्स वो चीज़ें होती हैं जो जानदारों के बाकिया, जो मतलब वो जो जानदार थे वो मर गए, और उनके मरने के बाद उनके जो बाकियात रह गए, जो रिमेन्स रह गए, ख़ास तौर पे वो ज़ाहिर ऐसे टिश्यूज़ हो सकते हैं जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हों, लाइक बोन्स हैं, ख़ास तौर पे वही ज़्यादा टाइम लेती हैं डिग्रेड होने के लिए, तो वो बच जाती हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो है जानदार ये कितने देर पहले मरा, या जो भी उससे आपने उस पर रिसर्च करनी है तो उसके लिए कोई क्लू चाहिए होता है। तो वो यहाँ पे रिमेन्स जो हैं उन रिमेन्स को फॉसिल कहते हैं। यानी एक जानदार है, चाहे वो पौधा था चाहे वो कोई जानवर था, जब वो मर गया उसके मरने के बाद अगर कोई चीज़ आपको मिलती है कुछ सालों के बाद, तो उसको आप फॉसिल का नाम देंगे। इससे आप एज का पता चला सकें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो जानदार था वो कितने साल पहले मर चुका है, चाहे वो पौधा है या जानवर है, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? जानदारों के बाकियात को कहते हैं फॉसिल्स। उनके मरने के बाद जो ख़ास तौर पे हार्ड चीज़ें हैं लाइक बोन्स हैं, इनको फॉसिल्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो है सेकेंडली इसी टॉपिक के अंदर वो कुछ आपको आइडिया दे रहा है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कार्बन डेटिंग भी आ जाता है। रेडियो एक्टिव आइसो डेटिंग क्या होती है? देखिए रेडियो एक्टिव, बार बार मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि आप ये जितना भी आइसोटॉप्स को पढ़ रहे हैं इनके मैथ्स नंबर की बुनियाद पे कि कोई एलिमेंट है, लाइक हमने आयोडीन को देखा, आयोडीन 131 वाले आइसोटॉप आयोडीन का जो है ये भी जो है वो एक डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नेटियम है, या ऊपर ख़ास तौर पे ये फास्फोरस और स्ट्रांशियम है। ये ऐसे आइसोटॉप्स हैं कि जिनके अंदर से रेज अमिट होती हैं, आल्दो के वो बीटा रेडिएशंस हैं, या कोबाल्ट जो है उनमें से स्ट्रॉन्गली गैमा रेडिएशंस अमिट हो रही हैं। बहरहाल ये जो रेडिएशंस हैं इनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से भी रेडियो एक्टिव जो है, यानी इसमें से कुछ ना कुछ रेज अमिट होंगी। और आइसोटॉप से रिलेटेड है डेटिंग, मतलब पता चलाना। तो रेडियो एक्टिव आइसो डेटिंग मतलब ऐसे आपने आइसोटॉप्स को यूज़ करना है जिनमें से रेडिएशंस खारिज होती हैं, रेडिएशंस अमिट होती हैं, और उसकी मदद से आप जो है वो
वो जो फोसल्स हैं उनकी उम्र का पता चला सकते हैं। होपफुली आपको इस लाइन का जो मीन है वो समझ लग चुका होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें से नेचुरली रेज एमिट होती हैं, चाहे वो अल्फ़ा है, बीटा है या गैमा रेज हैं। और आइसो का मतलब आइसोटोप से रिलेटेड है ये, और डेटिंग का मतलब पता चलाना। एज डिटर्मिनेशन, उम्र का पता चलाना कि कितनी देर पहले वो जानदार मर चुका है, बेस्ड ऑन हाफ लाइफ्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हाफ लाइफ इसमें इंपॉर्टेंट आगे वर्ड, हाफ लाइफ क्या होती है, यानी ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स कि जिसमें कोई एलिमेंट जो है, लाइक मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक एलिमेंट है, उसकी जो भी अमाउंट है इनिशियली, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें वो 10 ग्राम है, उसकी अमाउंट 10 ग्राम थी और इसमें से रेज एमिट हुई, रेज एमिट हो रही हैं जिसकी वजह से इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, और ये रेज एमिट होने की वजह से इसकी जो मिकदार है वो 10 ग्राम से कितनी रहेगी, 5 ग्राम। ठीक है, रेज अभी भी एमिट हो रही हैं लेकिन बहरहाल उसकी अमाउंट कितनी रह गई है, 10 ग्राम से 5 ग्राम। कोई भी ऐसा मटेरियल जो रेडियो एक्टिव है और उसके अंदर से चूँकि रेज एमिट होती रहती हैं, अल्फ़ा, बीटा या गैमा, जो भी उसकी नेचर है उस एलिमेंट, उसमें से रेज एमिट होने की वजह से उसकी जो मिकदार है, मैं ग्राम्स में या एग्जांपल देने के लिए सपोज कर रहा हूँ कि 10 ग्राम है फ़र्ज़ करें शुरू में, और वो कम हो के हाफ़ हो गई है 5 ग्राम। इस जो ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन है यहाँ तक को 10 ग्राम से 5 ग्राम तक जो इसको हाफ़ करने के लिए इसकी मिकदार को जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम हाफ़ लाइफ कहते हैं। ठीक है, यानी हाफ़ लाइफ से मुराद क्या है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो या उसका आइसोटोप जो है, उसकी अगर जो इनिशियल पे जो मिकदार है उसके बाद उसकी जो अगर मिकदार हाफ़ रह जाए तो उससे आप कहते हैं हाफ़ लाइफ। तो आप ये चेक कर सकते हैं उसकी हाफ़ लाइफ देख के, आपको अगर कोई बोन मिली है या कोई भी ज़ाहिर है ये ऑर्गेनिक ही सब्सटेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कार्बन मौजूद होगा, तो वो कार्बन जो है उसके अंदर रेशियो होती है, कार्बन के आइसोटोप्स आपको पता है 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे एज डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ को देखते हुए आपको पता चल जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे कि इनिशियली मतलब ये एक एस्टिमेट वैल्यू होती है कि अगर कोई भी जानदार है उसमें कार्बन जो है 14, कार्बन 14 जो है ये एक ऐसा आइसोटोप है जिसको एज ए आप यूज़ कर सकते हैं एज डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। और बाकी जो है वो नॉर्मल कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है। तो कार्बन 14 जो है उसकी वैल्यू कंपैरेटिव टू रेस्ट ऑफ द आइसोटोप्स लाइक कार्बन 12 और कार्बन 13, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी वैल्यू उसकी रह गई है अब जो है वो जानदार में, और डिकम्पोज होने के बाद या जो उसमें से रेज निकल रही हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई है उसकी कार्बन 14 की, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी हाफ लाइफ इसकी डिक्रीज़ हो चुकी है, यानी कितनी वैल्यू इसकी कम हो चुकी है इनिशियल से, तो वो उसकी एज का आइडिया हो सकता है। कार्बन डेटिंग जो है ये देखें, इसमें भी यही बात वो डिस्कस कर रहा है। ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स चीज़ें जो भी फॉसिल से जो मर गए उनके बाकियात, उनके अंदर जो कार्बन है, और कार्बन का कौन सा आइसोटोप मैं बोल रहा हूँ 14, कार्बन 14 वाला जो मैस नंबर जो 14 है, ये वाला आइसोटोप एक्चुअली इसमें रेडियो एक्टिविटी की वजह से आपको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है कि ज़रा उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, रेडियो एक्टिव है, उसमें से रेज़ निकल रही हैं, रेज़ एमिट होने की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब वो ज़िंदा था उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी, और जब वो आपने उस फॉसल को डिटेक्ट किया, चेक किया, उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, तो उससे आपको हाफ लाइफ आप उसकी मैयर कर लेंगे और उसकी बुनियाद पे आप बता देंगे कि इतनी वैल्यू आ रही है तो इतने साल पहले ये जानदार मर चुका है। ये है जी एज डिटर्मिनेशन, कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन की मदद से आप जो है वो किसी फॉसल की उम्र का पता चला सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये आसान टॉपिक लग रहा होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, उससे मज़ीद बात करेंगे। शुक्रिया।